हेलो एवरीवन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में मैनेजमेंट की तरफ से कॉनकॉल भी हो गया था। तो आज इस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स थे उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली इस बैंक का हम लोग एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं इस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 20% के आसपास ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। सेकंडली बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा क्रेडिट कॉस्ट लगभग यहाँ पे 1.7 से 1.8% के आसपास में रहेगा। यदि बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY 27 के अंदर हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे लगभग 5.75% के आसपास में रहेगा। तो हमने एक गाइडेंस की बातचीत करने की कोशिश करी। अब एक बार देखते हैं जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है उसके अंदर मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था क्या उसको एक्चुअल में डिलीवर किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग रैपिडली मेरे स्लाइड्स बहुत सारी हैं बट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है केवल उन्हीं को मैं यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश करूंगा जिससे हम लोग अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन हम लोग ड्राइव कर सकें अगेंस्ट द गाइडेंस और एक्चुअल में डिलीवरी हुई है उसके लिए। तो एक बार फर्स्टली एक बार समरी में बात कर लेते हैं। लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो लगभग 20% के आसपास की यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। एंड यदि मैं बात करूं आपके डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई 18% से इनका डिपॉजिट बुक ग्रोथ किया है। जो इनके कासा डिपॉजिट है वो वाई एन वाई 25% से ग्रोथ हुए हैं। जो इनका कासा रेशियो है करंटली लगभग 51% के आसपास में है। तो लगभग आई थिंक 49.9% के आसपास में आ गया था क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर। मैं ग्रोस एनपी की बात करूं तो इनकी एसेट क्वालिटी क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे 9 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुई है। एंड यदि मैं इनका नेट एनपी की बात करूं तो भी 4 बेसिस पॉइंट से इनका नेट एनपी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। और इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 5.96% का इनका निम यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है जो कि बढ़िया है क्योंकि बेसिस पे। और यदि मैं इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करूं तो उसके अंदर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और यदि मैं इनका आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो लगभग 1075 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो यहाँ पे 1.06% का इनका आरओए रिपोर्ट हुआ है। गाइडेंस मैनेजमेंट ने बोला है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल आरओए बिकॉज इनको कुछ कुछ अपना ट्रेजरी गेन्स मिला है। एक्चुअल आरओए इनका 0.9% के आसपास में है। बट हाँ ये बात जरूर है कि 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इन लोगों ने रिपोर्ट किया है। और इन लोगों ने भी अपना आई थिंक एक समरी पॉइंट बताया कि इनका कुछ सीजीएफएम स्कीम से इनको 555 करोड़ रुपीस का अमाउंट मिला था लाइक एमएफआई बुक के अगेंस्ट में। तो इनका उन लोगों ने क्या किया 515 करोड़ रुपए का पूरा का पूरा यहाँ पे यू कैन से अपना बफर बना लिया है। फर्दर कोई भी जैसे मैक्रो इवेंट आएगा जियोपॉलिटिकल इवेंट आएगा उसके बेसिस पे कवर करने के पर्सपेक्टिव से। तो हमने काइंड एक ये समरी डिस्कस करने की कोशिश करी। अभी एक बार थोड़ा बाकी स्लाइड्स के अंदर जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस मैट्रिक्स हैं उनको एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इनका कासा रेशियो का ऑलरेडी हमने पैरामीटर वैसे देख लिया है। 51% के आसपास से लोग पहुंच गए हैं। बाकी का फटाफट मैं जो बाकी की इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है केवल उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से उनको इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बात करूं उनकी रिटेल लोन बुक के बारे में तो इनकी जो 3 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की टोटल बुक है लोन बुक है उसमें लगभग 2.41 लाख करोड़ रुपीस का रिटेल लोन बुक हो गया है। इसमें से लगभग 70% इनका सिक्योर्ड लोन बुक है। मतलब रिटेल लोन बुक का लगभग 70% पार्ट इनका सिक्योर्ड बुक है। बाकी का अनसिक्योर्ड वाले प्रोडक्ट्स हैं लाइक आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, एमएफआई की बुक है। वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। साथ में आपको तो पता ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इनका जब आईडीएफसी फर्स्ट का आईडीएफसी बैंक का जब कैपिटल फर्स्ट से मर्जर हुआ था उस टाइम पे इनकी लेगेसी लोन बुक बहुत ज्यादा थी तो होलसेल वाली बुक उसको रिड्यूस कर दिया था। अब धीरे धीरे उसको क्वालिटी होलसेल बुक को वापस इंप्रूव यू कैन से ग्रोथ कराने पे लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। साफ साफ आपको पता ही है मार्च 2024 के अंदर ये 34,000 करोड़ रुपए के आसपास में आ गई थी होलसेल की बुक। अभी बढ़ के 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है। ठीक है, ये लोग वापस अपना होलसेल के अंदर फुटप्रिंट अभी इंक्रीज कर रहे हैं क्वालिटी काइंड ऑफ बुक के पर्सपेक्टिव से। यदि बाकी के पैरामीटर की बात करूं आई थिंक ये टोटल लोन बुक की बात हो गई है 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए स्पेसिफिकली 3 लाख 5 हजार करोड़ रुपए के आसपास में। बाकी का फर्दर मैं इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करूं तो इनके सारे प्रोडक्ट रेंज है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर इनका फुटप्रिंट है। भले होम लोन मान लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मान लो, बिजनेस बैंकिंग मान लो, आपका केसीसी मान लो, सैलरीड पर्सनल लोन मान लो। मल्टीपल सेगमेंट के अंदर है, कोई कहीं पे एक चीज कंसंट्रेटेड नहीं है। इनका होम लोन टोटल लोन बुक का 20-25% कंट्रीब्यूट करता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 80% कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही स्कैटर्ड है, अच्छी बात है। एंड पूरी लोन बुक के अंदर यदि हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका जो व्हीकल लोन है वो यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 26% से ग्रोथ किया है। इनका जो आपका कंज्यूमर लोन है लगभग 27% से ग्रोथ किया है। जो इनका गोल्ड लोन है यहाँ पे 103% से ग्रोथ किया है। बाकी का लोन बुक ग्रोथ के अंदर हल्की फुल्की ग्रोथ है। लेकिन आपका मॉर्गेज लेंडिंग है वो 8% से ग्रोथ किया है। उसके अंदर ऐसा कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ी है। आपका क्रेडिट कार्ड का लोन बुक यहाँ पे लगभग 18% से ग्रोथ किया है। ठीक है, बट जो मेजोरिटी यहाँ पे ड्राइव किया रिटेल लोन बुक के अंदर व्हीकल लोन है
कंज्यूमर लोन है एंड साथ में आपका गोल्ड लोन वाले पार्ट है, राइट? आपको तो पता है गोल्ड लोन पे सभी एनबीएफसीज और बैंक किस तरह से टूट के पड़ी हुई हैं पिछले 1-2 साल से। अच्छा खासा यहाँ पे अपना यू कैन से बुक बना के रखा है बिकॉज़ यहाँ पे सिक्योर्ड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एक सेफ्टी मिलती है सारी बैंक्स को अपना यू कैन से यहाँ पे फुटप्रिंट बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से। अब डायरेक्टली थोड़ा एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो इनका जो यदि बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी की, तो कलेक्शन एफिशिएंसी इनका बिल्कुल ऑन द ट्रैक है। 99.6%, 99.5% के आसपास में ऐसा इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। थोड़ा यदि मैं एसेट क्वालिटी की फर्दर बात करूँ तो इनका जो एसएमए 1 एसएमए 2 वाला बुक है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और 2, लाइक यू कैन से इनको आप थोड़ा काइंड ऑफ वो बोल सकते हो। एसएमए 1 इक्वल्स टू 31 प्लस डीपीडी और आपका एसएमए 2 आपका 60 प्लस डीपीडी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, तो उस वाले बुक के अंदर भी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई पड़ी है और क्यू की बेसिस पे तो 1 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इनका जो रैम वाला बुक है जिसको लोग हमने रिटेल वाला बुक डिस्कस किया ना, रिटेल एग्री और एमएसएमई बुक, उसका तो आपका जो एसएमए 1 एसएमए 2 है लाइक 30 प्लस डीपीडी 60 प्लस डीपीडी उसके अंदर पे इंप्रूवमेंट बिल्कुल कंसिस्टेंटली लास्ट 4 क्वार्टर में दिखाई पड़ रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एमएफआई वाले पार्ट के अंदर तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, लाइक 0.79% से 0.71% हो गया इनका एसएमए 1 और 2 मिला के, तो इट्स अ ग्रेट थिंग है ना। और बाकी के लाइक वर्टिकल्स के अंदर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, मतलब डेफिनेटली इनका एसेट क्वालिटी वापस बैक ऑन द ट्रैक आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये इन्होंने आई थिंक ग्रॉस एनपी की बात करी वर्टिकल वाइज, तो यहाँ पे जो एमएफआई का जो ग्रॉस एनपी है उसके अंदर भी लाइक 111 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है क्यून की बेसिस पे। बाकी वाले सेगमेंट के अंदर तो ऐसे कोई बड़ा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड वाला जो अनसिक्योर्ड बुक है उसके अंदर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है क्यून की बेसिस पे, राइट? ग्रेट बात, अच्छी बात है। कंज्यूमर लोन के अंदर भी अच्छा वाला इंप्रूवमेंट है, ठीक है। बाकी में तो स्टेबिलिटी काइंड ऑफ दिखाई पड़ रहा है। आपका जो मॉर्गेज लैंडिंग है उसके अंदर थोड़ा यू कैन से लगभग 10-11 बेसिस पॉइंट के आसपास में इनका ग्रोस एनपी थोड़ा बढ़ा है क्यून की बेसिस पे। और सिमिलर आपका व्हीकल लोन के अंदर बाकी का इनका स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है। प्रोडक्ट वाइज इन लोगों ने सेगमेंटल नेट एनपी की बात करी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये पूरी यू कैन से बैंक के पर्सपेक्टिव से तो इनका ग्रोस एनपी बिल्कुल इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, लाइक सबसे बेस्ट ग्रोस एनपी है इनका पिछले लगभग काफी सालों के अंदर। दैट्स अ ग्रेट थिंग यार, इन लोगों ने अपना एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे खासा इंप्रूव कर लिया है। ऐसा लग रहा है लाइक वर्स इज बिहाइंड अस, लाइक फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से यदि एमएफआई का इश्यू दोबारा ना आए तब। कंडीशनल बातें हैं ये सब बिल्कुल। और इनका जो रैम वाला बुक है रिटेल एग्री और एमएसएमई, इसके अंदर तो ग्रोस एनपी आपका 1.40% के आसपास में है। यदि होलसेल बुक की बात करूं तो वहां पे 2% के आसपास का ग्रोस एनपी है, ठीक है। बाकी कुछ और स्लाइड्स के अंदर देखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है तो मैं एक बार कवर कर लेता हूं। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली कॉनकोल का पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। यस, ये इनका जो पीएनएल स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इनका एक ट्रेडिंग गेन आया है 495 करोड़ रुपए के आसपास का, दैट इज ट्रेजरी गेन, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे 1075 करोड़ रुपए के आसपास का डिलीवर हुआ है। आई थिंक सॉरी मैं आपने क्या बताया, सॉरी मैंने आपको लास्ट ईयर का क्वार्टर वन बता दिया। राइट, इनका प्रॉफिट ये 1075 करोड़ रुपए के आसपास का है। इनको कुछ ट्रेजरी गेन मिला है जो मैनेजमेंट ने कॉन्कोल के अंदर बोला है, लाइक वो वाला एक बार आप ध्यान दे लेना। मैंने शायद वो मिस इंटरप्रेट कर लिया, लाइक क्वार्टर वन एफआई 26 को शायद क्वार्टर वन एफआई 27 कंसीडर करके आपको बोल दिया होगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इनका जो प्रॉफिट यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आया है लाइक 1075 करोड़ रुपए का, तो इसके अंदर इनका एक ट्रेजरी गेन भी है। इन लोगों ने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है आज आपका जो सीजीएफएम स्कीम के तहत इनका जो 515 करोड़ रुपीज का जो रिसीवेबल्स आया है ना, अमाउंट इनको मिला है, उनको डायरेक्टली इन्हें एज ए कंटीजेंसी प्रोविजन के रूप में यहाँ पे सेट कर दिया कि फर्दर कोई मैक्रो इवेंट होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा तो कुछ एंटीज बनेंगे ना, उसको यहाँ पे काम में ले लिया जाएगा, ठीक है। दैट्स ग्रेट। बाकी का कुछ और स्लाइड्स में देख लेते हैं। यस, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बिल्कुल इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी के अंदर आ गया है। गिर रहा था पिछले लगभग 2 साल से, अब वापस इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी के अंदर आ गया है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक आपका यहाँ पे लाइक कुछ इनकम टैक्स रिफंड आया, वो भी इनका लगभग हमने देखा ना इस वाले इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनका कुछ इनकम टैक्स का रिफंड आया है। आई थिंक कितना है, आई थिंक 174 करोड़ रुपए का, वो भी इनका पैट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। तो वो भी हमें एक बार लाइक कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, 6 बेसिस इनका कहना है कि यदि वो इनकम टैक्स वाला यदि हम लोग लाइक आपका इंक्लूड बेनिफिट लाइक जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो 6 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे लाइक यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, बट यदि उसको हटा देते हैं तो 5.90% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी का फटाफट एक दो स्लाइड और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यस, इस स्लाइड की बात कर लेते हैं। इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी यहाँ पे लाइक थोड़ा बढ़ गया था एफआई 26 के अंदर, बिकॉज एमएफआई के अंदर थोड़ा दिक्कत आ गया था और अभी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 70.70% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बाकी का मैं फटाफट कुछ और एक दो स्लाइड बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट काम की हमारे लेट्स से 61 स्लाइड के अंदर। इनका जो नेटवर्थ हो गया है एफआई 26 के बाद में समथिंग 47,352 करोड़ रुपीस के आसपास का था बैंक का, और अभी नेटवर्थ हो गया आई थिंक 48,651 करोड़ रुपए के आसपास में। अच्छी बात है। तो इनका बुक वैल्यू पर शेयर भी लाइक बढ़ ही गया होगा, यस बढ़ गया है बिल्कुल, 55 से लाइक 56.47 के आसपास हो गया। ठीक है, जो क्वार्टर वन के अंदर प्रॉफिट है डायरेक्ट नेटवर्थ के अंदर इनका ऐड हो गया है, राइट, बहुत अच्छी बात।
तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो देखो यदि इनको थोड़ा समराइज करें ना, तो नंबर्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो पैरामीटर था, भले बात बात कर ले लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, जो गाइडेंस था 20% लोन बुक ग्रोथ करने का, उसको अचीव किया है। बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो एसेट इनका कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, बट हाँ 0.90% के आसपास का रिटर्न ऑन एसेट इन लोगों ने अचीव किया है। ऑल्दो एक्चुअल जो क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर दिखाई पड़ा 1 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास का है, बट वहां पे मैनेजमेंट का कहना है कुछ हमारा ट्रेजरी गेन हुआ है, तो लाइक उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे तो हमारा एक्चुअल रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 0.9% के आसपास में है। और दी बात करूं आपका लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। 5.75% का गाइडेंस था, एक्चुअल में अचीवमेंट किया है 5.90% का। यदि हम लोग इनकम टैक्स का जो रिफंड आया है लाइक 170 करोड़ रुपीस के आसपास का, उसको मैं एक्सक्लूड कर दूं, उस वाले केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और जो हमने क्रेडिट कॉस्ट की बात करी, इनका लगभग वही 1.50% के आसपास इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ा है। लाइक जो इनका गाइडेंस था 1.70% से 1.80% के आसपास में, उसको इन लोगों ने लाइक जो गाइडेंस था उसको ओवर अचीव किया। मतलब क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था उससे कम क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे डिलीवर हुआ, मतलब जो गाइडेंस था उसको बेटर वे में अचीव किया है। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। एक और इनका पार्ट था, आई डोंट नो मैं वो आपको दिखा पाया कि नहीं दिखा पाया, बिकॉज़ बहुत सारी स्लाइड्स थी, मैंने कुछ नोट डाउन कर रखा था मेरे पार्ट में। जो इनका एमएफआई बुक है ना, उसका 93% पार्ट इनका सीजीएफएमयू स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब वहाँ पे इंश्योर्ड है। तो आगे जाके कभी इनका एमएफआई बुक के अंदर कोई दिक्कत आएगा ना, तो इनको जैसे इनको इस बार रिसीवेबल्स मिला ना, मतलब इनको रिसीवेबल्स मतलब अमाउंट जो मिला है सीजीएफएमयू स्कीम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से 515 करोड़ रुपए का, उसी तरह से यदि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर कोई एनपीए बनेगा इनका एमएफआई बुक का, तो वहां पे इनको फिर से अमाउंट मिलेगा, बिकॉज इन लोगों ने अच्छा खासा इंश्योरेंस करा रखा है अपनी एमएफआई बुक का। 93% पार्ट ऑफ एमएफआई बुक इनकी इंश्योर्ड है। जैसे हमने सूर्योदय बैंक में बात करी थी ना, वहां पे 98% बुक ऑफ एमएफआई लेंडिंग वो इंश्योर्ड थी। तो वो वाला एक फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छी बात है। ठीक है, आई थिंक सीडी रेशियो भी हमने देखा था स्लाइड्स के अंदर बीच में, लाइक 95% के आसपास में था। तो ऐसा उसमें भी लाइक ठीक है, कंप्लायंस फैक्टर 90% के आसपास का होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर है, वो समय इनको मैनेज करना पड़ेगा। बात करता हूँ, और सिक्योर्ड रिटेल एसेट की हमने बात करी ली है, टोटल रिटेल एसेट का लगभग 70% के आसपास में है। ठीक है, तो हमने काइंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द चीजें को उनको मतलब अपना क्वार्टर वन एफआई 27 के रिजल्ट की डिस्कस कर ली है। अब डायरेक्टली फोकस करते हैं यार, इनकी कॉनकोल के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स थे। सर जो ओपनिंग रिमार्क्स था ना, लाइक मिस्टर एमडीएन सीईओ का, मिस्टर वी वैद्यनाथन जी का, उन्होंने यार लाइक पहला पॉइंट ये रखा कि वी आर वेरी हैप्पी, लाइक हमने एक क्वार्टर के अंदर 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का प्रॉफिट अचीव किया है। लाइक फर्स्ट टाइम हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हिस्ट्री के अंदर, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट हाँ, आप कह सकते हो कुछ इनका इनकम टैक्स का रिफंड आया है, कुछ ट्रेजरी इनकम है, तो आप कह सकते हो कि लाइक उसके कारण इनका कुछ हो गया है। अदरवाइज यदि इनका रिटर्न ऑन एसेट यदि 0.9% के आसपास देखें, तो मे बी इनका प्रॉफिट बनता समथिंग 850-900 करोड़ रुपए के आसपास में। ठीक है, कुछ कुछ इनको जो इनकम टैक्स का रिफंड आया है, ट्रेजरी में इनको यील्ड मिला है, ट्रेजरी में इनको जो भी गेन मिला है, उसका इनको इम्पैक्ट आया, डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड हुआ। ठीक है, कहने को कह सकते हैं, बट मतलब 1000 करोड़ का प्रॉफिट पहली बार अचीव किया बैंक ने, खुशी की बात है मैनेजमेंट के लिए, तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही। अब मेजरली फोकस करते हैं यार, इन लोगों ने ना मल्टीपल अलग अलग जगह पे मतलब अपना जो इनका जो गाइडेंस था ना, उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। तो मेजरली उसको मैं कंसोल करके एक बार आपको एक समरी में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो जी, इन्होंने बोला बताया सबसे पहले तो इनकी जो एमएफआई बुक है ना, उसको ये लोग 15% से ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर। टोटल लोन बुक किस रेट से ग्रोथ करेगी? 20% के आसपास में। तो डेफिनेटली मतलब एमएफआई बुक से ज्यादा रेट से इनकी दूसरी लोन बुक के पार्ट ज्यादा ग्रो करेंगे, बिकॉज एमएफआई से ये लोग हाथ जला चुके हैं पहले बेचारे, एफआई 25 और एफआई 26 के अंदर, तो फूंक फूंक के चल रहे हैं, अच्छी बात है। तभी तो इन लोगों ने अपना 93% ऑफ एमएफआई बुक यहाँ पे इंश्योर्ड भी करा लिया है सीजीएफएम स्कीम के तहत, बहुत बढ़िया। साथ ही मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ना, वो अभी 70.70% आपको दिखाई दिया है। फर्दर हमारा जाके इंप्रूव होगा, और ये एसेट्स कोई वन टाइम इंप्रूवमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है। लाइक आपने देखा होगा, लाइक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 76% के आसपास में था 2 साल पहले, एंड 72 पे आया, फिर वापस 73 पे गया, वापस नीचे आया 70.70 पे आ गया है। तो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, और अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी लाइक इंप्रूवमेंट रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या, अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट रहेगा, तो मे बी एफआई 28 के अंदर ये 68-67% के आसपास का भी इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। जी, अच्छी बात है। और सबसे अच्छा काम क्या किया इन लोगों ने, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो गाइडेंस था ना 5.75% का, उसको बढ़ा के एफआई 27 के लिए 5.80% का कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है यार, किसी बैंक के लिए यदि आप अपना लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस बढ़ाते हो, तो इट्स ए ग्रेट थिंग। इसके पीछे 2-3 लॉजिक बताए मैनेजमेंट ने। फर्स्ट लॉजिक तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। सेकंड इनका कहना है कि हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, लाइक हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है स्ट्रक्चरली, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे अपना इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन के इंप्रूवमेंट के अंदर। एंड थर्ड, इन्होंने अपना जो क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था ना 170 से 180 बेसिस पॉइंट के आसपास का, उसको और घटा दिया है। अब कितना कर दिया है?
150 से 160 बेसिस पॉइंट्स का कर दिया। मतलब 20 बेसिस पॉइंट से अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन लोगों ने इंप्रूव किया है, इनहेंस करके बढ़ाया है। इट्स अ ग्रेट थिंग। और इन चीजों को मार्केट बहुत चीयर भी करेगा। बिकॉज़ यार आप जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस बढ़ाता है ना कोई बैंक की मैनेजमेंट, और जब आपका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस आप घटाते हो, तो दोनों को मार्केट बहुत पसंद करता है। तो वो अब हमें पता लगेगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी बातें जब अपन किसी बैंक की मैनेजमेंट के मुंह से सुने ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, लाइक बिजनेस सही ट्रैक पे चल रहा है और मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी खासी ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा पा रहा है, एसेट क्वालिटी को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है और अपने यू कैन से बिजनेस परफॉर्मेंस को और अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में बात करूं आपके रिटर्न ऑन एसेट के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, ऑल्दो इनका क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर इनका रिटर्न ऑन एसेट लाइक आई थिंक 0.4% के आसपास था, बट वो गलत नंबर था बिकॉज़ इनका जो चंडीगढ़ ब्रांच में जो इनका फ्रॉड हुआ था समथिंग 570 करोड़ रुपए के आसपास में, 570 करोड़ रुपीस के आसपास में, उसको एडजस्ट करने के बाद में हम लोग यदि उसको एडजस्ट करते तो उनका नेट प्रॉफिट आता समथिंग 700 करोड़ रुपए के ऊपर। तो उनका रिटर्न ऑन एसेट बनता 0.75 से 0.80% के आसपास में। तो उसके अंदर लाइक अभी डिलीवरी हुई 0.90% के आसपास में, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि क्वार्टर 4 एफआई 27 का जो हमारा एग्जिट होगा ना, उसके अंदर हमारा रिटर्न ऑन एसेट बनेगा 1% या उससे ऊपर भी। तो इट्स अ ग्रेट थिंग यार। मतलब ये सब चीजें आप देखो ना, रिटर्न ऑन एसेट आप बिल्कुल अपना इंप्रूवमेंट फेज के अंदर लेते जा रहे हो, और एफआई 27 का एग्जिट तो क्वार्टर 4 एफआई 27 में 1% से ऊपर रहेगा। मतलब एफआई 28 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1% से ऊपर कंसिस्टेंटली डिलीवर हो सकता है। उसके पीछे वही सेम लॉजिक है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी खासी हो गई है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स आपके ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है जी। सो यार ये जो इन लोगों ने गाइडेंस अपने अपवर्डली रिवाइज करे ना, उनको देख के लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ठीक है यार, समहाउ 2 साल लगे इस बैंक को, 2 ढाई साल लगे इस बैंक को उस माइक्रो फाइनेंस वाले स्ट्रगल से निकल के वापस बैक ऑन द ग्रोथ पाथ पे आने के लिए। ठीक है, सारी जो हमने दूसरी जो एमएफआई एनबीएफसी की बात करी थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी थी, सबके अंदर इश्यू था लास्ट के 2 साल से। अब समहाउ ओवरकम किया है इस इश्यू को एंड वापस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे बैंक आने की कोशिश कर रहा है, और इनका जो एमएफआई बुक है लगभग अभी पूरी लोन बुक का हार्डली आई थिंक 2 से 3% के आसपास में होगा। तो ऐसे जिनको आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए जितना बड़ा दूसरी स्मॉल फाइनेंस बैंक को या फिर एमएफआई एनबीएफसीज को आएगा। यदि कोई एमएफआई का साइकिल खराब होता है, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, यदि एमएफआई का साइकिल खराब होता है शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर, जो हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेनफॉल हुआ है या फिर जो एल निनो इफेक्ट जो अभी मार्केट में यू कैन सी इकोनॉमी में जो डिस्कशन हो रहा है इसके अराउंड, यार यहाँ पे हल्का-फुल्का मतलब दिक्कत आएगा, तो मे बी इनके कलेक्शन एफिशिएंसी में दिक्कत आ सकता है। वो किस तरह से चीजें बन के निकल के आती है, वो 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद ही पता लगेगा। बट मैं तो चाहता हूँ यार, लाइक जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसी उन लोगों ने बहुत बड़ा पेन झेला है लास्ट के 2 ढाई साल, 2 साल के आसपास में। अब वापस इश्यू क्रिएट ना हो 1-2-3 क्वार्टर के अंदर, नहीं तो कब तक पेन झेलेंगे यार। मतलब कभी तो खुशी के दिन मिले ना माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, या फिर उन बैंक्स को जिन्होंने एमएफआई के अंदर अपनी लैंडिंग कर रखी है, राइट? तो उम्मीद है यार वापस इश्यू ना आए, हम तो यही चाहते हैं, बट ठीक है आ गया तो हमें फिर एसेट क्वालिटी जहाँ-जहाँ पे खराब होगी उसकी ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी, राइट? बिल्कुल सही बात है। बाकी इन्होंने बोला कि जो अभी एक आरबीआई का रूल आया था एफसीएनआर डिपॉजिट के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे लाइक इनको इनका टारगेट है कि इनका जो करंटली एनआरआई अकाउंट का जो टोटल डिपॉजिट है लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास में। इनका टारगेट है कि जो भी एफसीएनआर डिपॉजिट आएगा, वी आर टारगेटिंग 2.5% का मार्केट शेयर कैप्चर करने का। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक अच्छा खासा अपना डिपॉजिट बुक को ग्रो करा लेंगे, तो इनका जो सीडी रेशियो है ना, वो 90% के नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन इनसे पूछा कि आपका जो चंडीगढ़ ब्रांच में फ्रॉड हुआ था 570 करोड़ रुपीस के आसपास का, उस पे क्या स्टेटस है? तो मैनेजमेंट का आंसर था कि एज सच कोई कॉन्क्रीट अभी वहाँ पे रिकवरी नहीं हुई है। ईडी वहाँ पे आए, अभी अपना जो भी उनका काम है वो चल रहा है, जो भी उनको लाइक प्रोग्रेसिंग वर्क है, जो भी इनको लाइक चीजें छांटनी है, देखनी है, सारा काम अभी चल रहा है। कुछ ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई वहाँ से रिकवरी अभी तक नहीं आई है। बट इन लोगों ने तो ऑलरेडी अपना प्रोविजन कर ही दिया था 570 करोड़ रुपीस का आपके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर। तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक आएगा इनका कुछ रिकवरी, तो इनके डायरेक्टली अदर इनकम ऐड होके इनके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब बात करते हैं, हाँ, इन्होंने वापस कॉर्पोरेट लेंडिंग जो इनका काम है उस पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया, और हमने लाइक इनका जो प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे हम लोग, डिस्कस कर रहे थे क्वार्टर 1 के रिजल्ट का, उसके अंदर भी हमने देखा था कि कॉर्पोरेट लोन बुक है उस पे थोड़ा वापस फोकस करना स्टार्ट किया है। और लाइक एमडी सीईओ का तो ये कहना था कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और लाइक इनका जो भी ऐप है, लाइक आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ऐप है, अच्छा ऐप है। लाइक जो आईसीआई बैंक का जो टेक पे जो काम हुआ ना, उसी के काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ काम मेरे को यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टेक्नोलॉजी पे दिखाई पड़ रहा है, ऐप और वेबसाइट दोनों पे। बट यार ठीक है, आपने ऐप और वेबसाइट पे काम किया है, आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाता है, राइट? अल्टीमेटली हमें किससे मतलब है? धंधे की ग्रोथ से मतलब है, एसेट क्वालिटी से मतलब है, और आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज दिखाने वाले पैरामीटर है उनसे मतलब है। आप टेक बहुत अच्छा बना दो, यदि आपका एसेट क्वालिटी खराब है, आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले पैरामीटर खराब है, तो कोई मतलब नहीं उस टेक का, राइट? हमें एक्चुअल मतलब
बिजनेस बैंकिंग के जो कोर ऑपरेशनल पैरामीटर्स है ना, जहां से हम लोग किसी धंधे को जज करते हैं बैंक या एनबीएफसी को, उससे मतलब है हमें। ठीक है, अच्छी बात है, ये लोग टेक पे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों का यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव ही होगा। देन यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट इनका, हाँ, 515 करोड़ रुपीस का हो, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था, इनका जो सीजीएफएम स्कीम से इनको लाइक 515 करोड़ रुपए मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इनका कहना है कि यार इसको हम लोग वापस एज ए कंटीजेंसी बफर के रूप में रखेंगे, प्रोविजनिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी प्री प्रोविजनिंग कर रहे हैं। आगे कोई मैक्रो इवेंट होगा, मे बी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, उस टाइम पे हम लोग इस प्रोविजन को यूज करेंगे। तो डायरेक्टली जो इनका 1075 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है, उसके अंदर इनका 515 करोड़ रुपए एडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इनके कॉनकोल के मेजर हाइलाइट्स। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉनकोल के मेजर हाइलाइट्स थे, उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। सर कॉनकोल गो थ्रू करने के बाद में मेरे को यही रियलाइज हुआ कि यार इनका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ना, मतलब मैनेजमेंट का जो वापस बैक ऑफ द ट्रैक यू कैन से बिजनेस जो इनका आज से 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले जितना था फ्लरिश कर रहा था, ग्रोथ पाथ पे था, एसेट क्वालिटी स्टेबल थी, उसी डायरेक्शन में वापस जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस एक हम लोग थोड़ा ऑल्दो इनकी एमएफआई की बुक 3% ही कंट्रीब्यूट करता है, बट फिर भी काइंड ऑफ हमें वो लाइक यू कैन से ट्रैकिंग करके चलना ही पड़ेगा कि लाइक इनका एसेट क्वालिटी सही मेंटेन रहे। ऑल्दो मैनेजमेंट ने तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इंप्रूव किया, मतलब घटाया है 20 बेसिस पॉइंट्स, अच्छी बात है। बट हमें तो ट्रैक करना ही है, यदि एमएफआई एमएफआई बुक के अंदर फिर से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज तो यार मतलब दिक्कत तो आती है, सीधी सी बात है। बिकॉज आपका जब एनपीए बनता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत आती है, आपका प्रॉफिट जब नीचे आता है तो आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन एसेट की बात करो, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो, वहां पे दिक्कत आती है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। डन यार, ये आपने इनके कॉनकोल के हाइलाइट्स थे। अब एक बार इस बैंक का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट क्या है यार, रिस्क की तो हमने ऑलरेडी वैसे बात ही कर ली है। रिस्क यहाँ पे ये नजर आता है कि यार ये धंधे में एसेट क्वालिटी खराब हुई तो फिर दैट इज द मेजर रिस्क फॉर एनी बैंक या फिर एनी एनबीएफसी के पर्सपेक्टिव से। और इनका तो जो रिटेल लोन बुक है उसके अंदर लाइक 70% सिक्योर्ड बुक है, 30% के आसपास में अनसिक्योर्ड बुक है रिटेल वाले पार्ट के अंदर। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, डिजिटल लोन हो गया, और आपका यू कैन से एमएफआई वाला बुक हो गया, लाइक समथिंग इस वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होता है रिटेल लोन बुक के अंदर, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं रिस्क तो देके आपको मतलब नजरअंदाज नहीं हो सकता फिर आपका रिस्क का फैक्टर। यदि आपका लाइक अनसिक्योर्ड बुक यू कैन से टोटल रिटेल लोन बुक का 30% के आसपास बिलोंग करता है, उस वाले केस की मैं यहाँ पे बात आपके साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज रिस्क, बट ठीक है, वो हमें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर एसेट क्वालिटी को ट्रैक करते हुए रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इनका वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो यार इनका रिटर्न ऑन एसेट आई थिंक 0.90% के आसपास में आ गया। क्वार्टर 4 जब एग्जिट होगा एफआई 27 का, तो 1% ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है यार, जब आपका रिटर्न ऑन एसेट 1% के ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा वैल्यूएशन के अंदर री-रेटिंग मिलता है। साथ में एसेट क्वालिटी भी आपकी ऑन द ट्रैक चल रही है। तो वैल्यूएशन मतलब मैं यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर ये पता लगाने की कोशिश करूंगा, ये फैक्टर निकालने की ड्राइव करने की कोशिश करूंगा कि आफ्टर 2 इयर्स जब बुल मार्केट होगा तो वहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप के अंदर एक कितना बड़ा यू कैन से मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर आ सकता है। तो यार देखो इनका लगभग एफआई 27 का जो प्रॉफिट आ सकता है, यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही तो लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ सकता है। नेटवर्थ कितनी होगी बैंक की, लगभग 47-48,000 करोड़ रुपीज के आसपास में। तो यदि मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ड्राइव करने की कोशिश करूं 4000 करोड़ रुपीज के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा लगभग 8 से 9% के आसपास में। चलो उसके अगले साल और अच्छा डिलीवर कर दिया, एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखते, तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा मे बी 11% के आसपास में, या 11-12% के आसपास आप देख लो। तो यदि मैं इनका बुक वैल्यू पर शेयर को ग्रोथ ड्राइव करने की कोशिश करूंगा ना, तो कितना निकल के आएगा आपका 8-9% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल का। यदि मैं डिविडेंड ये लोग नहीं दे उस केस की बात कर रहा हूँ, यदि डिविडेंड दे दिया तो वो अमाउंट घटाना पड़ेगा, वो अमाउंट फिर आपका नेटवर्थ में नहीं जुड़ेगा, राइट। तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर उस रेट से ग्रोथ नहीं करेगा, राइट। समझ गए आप लोग, मेरी बात समझ गए शायद, राइट। तो ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी चीज आपको मल्टीपल टाइम समझाने की कोशिश करी है कि कैसे बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट हम लोग ड्राइव करते हैं। नेटवर्थ की ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर की ग्रोथ रेट, बहुत सीधी सी बात है। वही मैं यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ एक मेथड के द्वारा, रिटर्न ऑन इक्विटी फैक्टर के द्वारा। इसके अंदर मैं डिविडेंड को यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ पे लाइक नेटवर्थ की ग्रोथ रेट यहाँ पे पता लगाना चाह रहा हूँ। तो यार यदि मैं 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 10% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी लेता हूँ नेक्स्ट 2 सालों का, तो इनका बुक वैल्यू पर शेयर का ग्रोथ निकल के आ सकता है लगभग 20% के आसपास में। मतलब बैंक की नेटवर्थ जो है उसका ग्रोथ रेट आ सकता है 20% के आसपास में। हाँ, यदि इन लोगों ने कुछ क्यूआईपी से पैसा, क्यूआईपी के रूट के द्वारा पैसा रेज नहीं किया, उस केस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलो 20% का फैक्टर वहां से आ गया। अब देखते हैं जब बुल मार्केट आएगा, इनका रिटर्न ऑन एसेट 1% से ऊपर रहेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा, तो उस टाइम पे मार्केट इनको क्या प्राइस टू रेशियो दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है एसेट क्वालिटी स्टेबल है कि नहीं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है तो फिर मे बी यहाँ पे मार्केट इनको मे बी 2.5 का बुक प्राइस टू बुक रेशियो भी दे सकता है। बहुत ज्यादा बुल मार्केट आ गया तो यहाँ पे मे बी 3 का प्राइस टू बुक रेशियो भी मिल सकता है, बट 3 का प्राइस टू बुक रेशियो मिलना इट्स अ डिफिकल्ट। ऑल्दो लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, बट वहां पे इनका जो रिटेल लोन बुक है उसका 90% पार्ट सिक्योर्ड बुक से बिलोंग करता है, इसलिए उसको मिला हुआ है। और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अराउंड 15-16-17% के आसपास में है। तो ठीक है, मतलब 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो हम लोग वी कैन कंसीडर फॉर दिस बैंक जब बुल मार्केट आएगा, उस केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
तो करंट प्राइस टू बुक रेशियो कितना लगभग 1.5 के आसपास में। तो पीबी रेशियो के अंदर एक्सपेंशन कितना दिखाई पड़ रहा है? लगभग 70% के आसपास में। 2.5 बटा 1.5 इक्वल्स टू लगभग 0.7 के आसपास का फिगर आता है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर के अंदर ग्रोथ है लगभग 20% के आसपास में। पीवी रेशियो का एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है लगभग 70% के आसपास में। तो जब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो 1.20 मल्टीप्लाई 1.70 इक्वल्स टू लगभग 2 के आसपास का फैक्टर आता है मार्केट कैप में मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पे नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए यहाँ पे ये फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। गिवन द कंडीशन आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिटर्न ऑन एसेट 1% से ऊपर जा चुका है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। इन तीनों कंडीशंस को रखते हुए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है। ये मत समझ लेना कि यार नहीं यार अब तो लाइक हमें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लिया, अब भूल जाएंगे नेक्स्ट 2 साल तक, ऐसा नहीं है। ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ट्रैकिंग नहीं करोगे तो कोई लॉजिक नहीं है फिर, मतलब फिर अब पता नहीं कब एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, फिर कोई पीबी एक्सपेंशन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, रिटर्न रेशियोस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मेरे को नहीं पता। तो देखो यार, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टिंग ना। हमें कंसिस्टेंटली धंधे को ट्रैक करना पड़ेगा। उसके एसेट क्वालिटी यदि बैंक एनबीएफसी है तो एसेट क्वालिटी को ट्रैक करना पड़ेगा, ऑपरेशनल पैरामीटर को ट्रैक करना पड़ेगा। तभी तो जाके हम लोग उस जो हमने एक यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, बेसिक कैलकुलेशन करी एक स्टोरी बना के, उसको तभी तो मे बी ट्रैकिंग करेंगे, सही डिलीवरी होगी तभी तो जाके अच्छी होगी, ये नहीं होगी, हमें उस टाइम पे पता लगेगा ना। तो एग्जैक्टली हमें चीजें ट्रैक करते रहनी है। ऐसे कोई आंख मूंद के आंख बंद करके सोना नहीं है नेक्स्ट 2 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैंने मेरे ओवरऑल एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना इस बैंक को आपको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए एक्टिव इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।